अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी जेके बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम आने वाला है। जैसा कि आपको सिर्फ 1 मंथ रह गया है एग्जाम को, अगर किसी ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, ज़ीरो पे है, 1 मंथ आपको है, तो आप अभी भी पास हो सकते हो। पास करना कोई मुश्किल नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पास कर सकते हो, आपके पास 1 मंथ है। अगर आप 1 मंथ से डाउन जाओगे, जब आपको 20 दिन, 15 दिन रहेंगे, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी आपके पास 1 मंथ जो उससे ज़्यादा है, आप पास हो सकते हो अगर आप ज़ीरो पे हो। तो यहाँ पर मैं कुछ रीज़न्स बताऊँगा, जिन रीज़न्स की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। आपने वो वाले काम नहीं करने हैं। 5 इंपॉर्टेंट रीज़न्स बताऊँगा, उन रीज़न्स से आपने दूर रहना है। अगर आप उन चीज़ों से दूर रहोगे, आप ईज़िली पास हो जाओगे। मेरा इस वीडियो में फ़ोकस ये नहीं है कि आप 500, 450 मार्क्स कैसे लाओ। इस वीडियो में मेरा फ़ोकस है जो थाउज़ेंड ऑफ स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो ना हो। जैसा यहाँ पर आप देखते हैं 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, 60% रिज़ल्ट आए, समझो 60,000 स्टूडेंट्स पास हुए, 40,000 स्टूडेंट्स फेल हुए। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये फेल क्यों होते हैं? ये रीज़न मैं आपको बताऊँगा, कुछ रीज़न्स यहाँ पर हैं, तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है और इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। जैसा कि थोड़ा मैं आपको मार्क्स शेड्यूल की बात करता हूँ, बहुत बच्चों के शेड्यूल क्या होते हैं, जब पूरा साल बचता है एग्ज़ाम को, बच्चों का यहाँ पर होता है चलो जी 500 हम इस बार ज़रूर लाएँगे, अपने पेरेंट्स को यहाँ पर प्राउड फ़ील करवाएँगे। जब यहाँ पर ऐसे ही टाइम निकलता-निकलता मस्ती में हाफ ईयर बच जाता है, तब बोलते हैं चलो जी 400 मार्क्स पक्के हैं इस साल। जब ऐसे ही करते-करते टाइम वेस्ट करते-करते डेट शीट आ जाती है, तब बोलते हैं चलो जी 300 मार्क्स इस बार डन है। जब डेट शीट निकलते-निकलते कुछ ही डेज़ बचते हैं, फिर बोलते हैं यार पास ही हो जाएँ, हमारे लिए यही इनफ है। अब ये पूरा जो आपका शेड्यूल 500 से पास तक पहुँचा, ये आपकी अपनी गलतियों की वजह से पहुँचा क्योंकि आपने स्टडी स्टार्ट ही नहीं की। अब यहाँ पर हम रीज़न्स डिस्कस करेंगे जिन रीज़न्स की वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। रीज़न नंबर 1, नो स्टडी। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल स्टडी ही नहीं करते। एग्ज़ाम सर पे आ जाता है, 5 से 6 दिन बच जाते हैं, बट फिर भी स्टडी नहीं करते। तो कैसे बच्चे पास हो जाएँगे? जो बच्चे भी बिल्कुल स्टडी नहीं करते, वो तो फेल ही होंगे ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा टाइम निकल जाता है, एग्ज़ाम्स को 5 से 6 दिन बचते हैं, फिर वो 15-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 15 घंटे अगर स्टडी करेंगे, उनके माइंड में कुछ घुसेगा ही नहीं। फिर बोलते हैं हमने 15-15 घंटे स्टडी की थी, हम प यहाँ पर पास क्यों नहीं हुए? यार अगर आपको एग्ज़ाम्स को कुछ ही दिन बच गए, फिर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे, कैसे पास हो जाओगे? ये मुश्किल है आपके लिए। फिर इन बच्चों का फ़ोकस होता है चीटिंग। चलो जी कोई बात नहीं, हमें वो सेंटर मिल जाएगा, अच्छा है, वो सर वहाँ पर होगा, अच्छा है, हम नकल कर लेंगे। तो ये यहाँ पर फिर तुक्का होता है। नकल चली तो पास, ना चली तो फेल। फिर इनका ये रीज़न बन जाता है। अगर आप इस रीज़न की तरफ जाओगे, आपको 1 मंथ बचा, आज भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे, चीटिंग और लास्ट डेज़ पर फ़ोकस नहीं रखोगे, आप यहाँ पर पहले रीज़न से बच जाओगे। आपको पहले रीज़न से बचना है। या फिर इन बच्चों का ये भी फ़ोकस होता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएँगे एग्ज़ाम डेज़, वही पढ़ेंगे, वही तुक्का लगाएँगे, चलो जी हो जाएगा पास। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड रीज़न होता है गिव अप करना। अब गिव अप का क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई बच्चा है, चाहे वो 10th या 11th या 12th है, उसको कोई एक सब्जेक्ट टफ लगेगा। अब वो क्या करते हैं, पहले दिन स्टार्ट किया पढ़ना, पहला यूनिट ईज़ी था, अच्छे से पढ़ लिया, सेकंड यूनिट की बारी आई, वहाँ पर 2-3 टॉपिक समझ ही नहीं आए। जब समझ नहीं आते, वहाँ पर वो रुक जाते हैं। जैसे ही रुकते हैं, बोलते हैं चलो जी कल से स्टार्ट कर लेंगे पढ़ना या इसके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूँढें, सिर्फ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर ऐसे करते-करते कल परसों इसके ऐसे पूरा करते-करते ये पूरा गिव अप कर लेते हैं, फिर वो पढ़ते ही नहीं हैं। या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उस सब्जेक्ट की वजह से उनका पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल बाकी सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ते। इस गिव अप की वजह से फिर जब एग्ज़ाम्स को 2-3 दिन बचते हैं, फिर 2-3 दिन में ऑलरेडी वो टफ सब्जेक्ट था। 1 मंथ में अगर आप टफ सब्जेक्ट है भी, कुछ कर लोगे, यूट्यूब है आपके लिए। आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, एक यहाँ पर सर है, दूसरा सर है, तीसरा सर है, किसी न किसी से समझो। आप अपने स्कूल्स के सर से समझो। आप किसी से भी पूछ सकते हो, डरो मत, टेंशन मत लो। अगर आप डरोगे, तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, अपने सर को फ़ोन करो, अपने सर के पास जाओ, वहाँ पर समझने की कोशिश करो। जब वो समझ जाओगे, आगे वाला ईज़िली समझ जाओगे। तो यहाँ पर आपने गिव अप नहीं करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी करते हैं लास्ट मंथ भी बट सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको अननोन पीपल्स ने प्रोवाइड किए होते हैं। उनको पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिए किसने। देखो मैं आपको इन सिंपल बोलता हूँ, चाहे जेके बोस का यहाँ पर कोई बंदा भी है, जेके बोस के पास किसी की जान पहचान भी है, आपको बिल्कुल 100% गारंटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड का पेपर आपको कोई लीक करवा के दे नहीं सकता। अगर बोर्ड का पेपर आपको मिला, समझो पेपर लीक हो गया, तो बोर्ड का पेपर तो लीक होगा नहीं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर भी रहा है तो अच्छी बात है, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखने के कहाँ से आगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो कहाँ से मिलेंगे? जिनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अगर कोई सर साइंस का है, कोई सर फिज़िक्स का है, तो उसके पास बोर्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीट का एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट का पेपर अलग होता है, जेईई मेंस का पेपर अलग होता है, बोर्ड का पेपर अलग होता है। अगर किसी के पास बोर्ड का एक्सपीरियंस है, बोर्ड एग्ज़ाम्स का, वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे सकता है। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से वो दे सकता है। अगर वो आपको कुछ क्वेश्चंस देगा गिने-चुने, तो उन क्वेश्चन से स्टडी करके आपको 70 टू 80% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। अगर आप ऐसे अननोन लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूँढोगे, आप देखोगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में 500 मेंबर्स हैं। यार इस बंदे के वर्ड इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे होंगे। कोई आपको ऐसी तुक्का लगा के देगा।
तो ये यहाँ पर नहीं चलता। आप एक्सपीरियंस वाले सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कर सकते हो। अगर आप अननोन पीपल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करोगे, अगर आपको कोई 30 क्वेश्चन देता है, ये आर भी हो सकता है, ये पार भी हो सकता है। कुछ बच्चे अगर 30 क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करके जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है 30 में से 20 एग्जाम में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कोई भी ना आए। अगर आप ऐसी अननोन लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओगे, आपका यहाँ पर ये रीज़न तीसरा बन जाता है फेल होने का। फोर्थ रीज़न, आप लास्ट मंथ स्टडी करते हो बट आप सिलेबस नहीं देखते, आप पेपर पैटर्न नहीं देखते। सिलेबस ना देखने का मतलब, फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। बहुत से मार्केट में नोट्स आते हैं, बुक्स आती हैं, वहाँ पर बहुत से टॉपिक्स होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। आपने किसी यहाँ पर कोई यूनिट उठाया, उस यूनिट में आपने 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए अच्छे तरीके से, बट आपने ये चीज़ देखी नहीं क्या वो सिलेबस में है या नहीं है। यहाँ पर 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस में ही नहीं थे, आपने याद कर लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ नोट्स ही ऐसे थे बकवास वाले जो आपने सिलेबस के बिना वाले मार्केट से लाए थे। तो यहाँ पर आपने तो याद किया लास्ट मंथ में, बट आपने सिलेबस को देखने के बिना याद किया, तो यहाँ पर चांस बन जाते हैं फेल होने के। या फिर बहुत बच्चे पेपर पैटर्न ही नहीं देखते। जैसा कि मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, जो भी 11th-12th क्लास के बच्चे हैं जिनको 70 मार्क्स वाले पेपर हैं, जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया या बाकी जो भी आपको 70 मार्क्स वाले हैं, वहाँ पर आपको 15 मार्क्स टोटल लॉन्ग के आते हैं और 55 आपको शार्ट के आते हैं। अगर यहाँ पर बच्चे बोलेंगे चलो जी हमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, हम लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करोगे, पूरे लॉन्ग याद करके जाओगे, तो आपको वहाँ लॉन्ग से तो सिर्फ 15 मार्क्स बनेंगे ना। आप एज पर सिलेबस अच्छे तरीके से डीप स्टडी करो, पेपर पैटर्न को देख के कि हमें ज़्यादा शार्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपको ईजिली पास हो सकते हो। अगर आप ना पेपर पैटर्न देखोगे ना सिलेबस देखोगे, यहाँ भी आपके लिए तुक्के की बात होगी कि अगर तुक्का लगा तो पास, नहीं तो फेल। अब यहाँ पर पांचवा रीज़न आता है पर्सनल इशू या हेल्थ केयर। देखो हेल्थ केयर, अगर किसी को हेल्थ इशू है, अगर उसने पूरा साल स्टडी की भी है, लास्ट मंथ वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, वो बीमार हुआ, तो ये इसके लिए बैड लक है, वो यहाँ पर फेल हो सकता है क्योंकि उसने लास्ट मंथ इसको अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया। बट हेल्थ इशू है, ये नेचुरल इशू है, इसका कुछ बेचारा कुछ कर नहीं सकता ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ पर्सनल इशू भी होते हैं, जैसा कि आजकल के नौजवानों को या आजकल के स्टूडेंट्स को बीमारी लगी होती है रिलेशनशिप की, या किसी की क्या हुआ एग्जाम्स टाइम्स ब्रेकअप हो गया। अब एग्जाम्स टाइम ब्रेकअप हो गया, फिर उनके माइंड में होता है यार अब क्या स्टडी करेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, वो नहीं रही या वो नहीं रहा, अब मैं क्या पढ़ूंगा। फिर ऐसे ही वो क्या बोलते हैं उसको, मजनू बने फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, माइंड में कुछ जाता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइंड में ये बीमारी पड़ी होती है इश्क की। तो इस बीमारी की वजह से वो फेल हो जाते हैं। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीज़ है। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया गोली मारो यार। आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, लास्ट 30 डेज या लास्ट मंथ इन 5 रीजन से दूर रहोगे, आप इजीली पास हो जाओगे। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके।